मार्च 1931 भारत के इतिहास का वह पन्ना जो आंसुओं और इनकलाब की स्याही से लिखा गया था। पूरा देश एक खबर का इंतजार कर रहा था। लाहौर सेंट्रल जेल में बंद 3 युवाओं की किस्मत का फैसला। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। पूरे देश की निगाहें तत्कालीन नेताओं पर टिकी थीं। इसी दौर में बंबई के एक छोटे से दफ्तर में एक और युवा बैरिस्टर और विचारक रात रात भर जागकर अपनी कलम घिस रहा था। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। एक तरफ भगत सिंह थे जो देश की जवानी का प्रतीक बन चुके थे, और दूसरी तरफ डॉक्टर अंबेडकर जो भारत के करोड़ों शोषितों और अछूतों की आवाज थे। आज की पीढ़ी अक्सर यह सवाल पूछती है कि जब पूरा देश भगत सिंह को बचाने की गुहार लगा रहा था, तब भारत के सबसे बड़े कानूनविद डॉक्टर अंबेडकर ने क्या किया? क्या उन्होंने भगत सिंह को बचाने का प्रयास किया? और अगर किया तो वे सफल क्यों नहीं हो पाए? उनके सामने ऐसी क्या मजबूरियां थीं? आइए इस कहानी के माध्यम से इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं जिन पर शायद कम ही रोशनी डाली गई है। भगत सिंह केवल एक पिस्तौल और बम वाले क्रांतिकारी नहीं थे, वे एक प्रखर विचारक थे। डॉक्टर अंबेडकर इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते थे। 1928 में भगत सिंह ने कीर्ति पत्रिका में अछूत समस्या नामक एक लेख लिखा था। उस लेख में भगत सिंह ने स्पष्ट कहा था कि जब तक भारत में छुआछूत और जातिवाद खत्म नहीं होता, तब तक सच्ची आजादी का कोई अर्थ नहीं है। उन्होंने दलितों से अपील की थी कि वे खुद को संगठित करें और अपने अधिकारों के लिए लड़ें। डॉक्टर अंबेडकर ने भी भगत सिंह के इन विचारों को पढ़ा और महसूस किया था। अंबेडकर जानते थे कि लाहौर जेल की काल कोठरी में बैठा यह 23 साल का नौजवान भारत के उन गिने चुने नेताओं में से है जो केवल अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण नहीं चाहता, बल्कि समाज का पूर्ण परिवर्तन चाहता है। दोनों का सपना एक वर्गहीन और जातिविहीन समाज की स्थापना करना था। जब ब्रिटिश सरकार ने भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी की सजा सुनाई, तो डॉक्टर अंबेडकर चुप नहीं बैठे। वे जानते थे कि कानूनी रूप से यह फैसला पूरी तरह से अन्यायपूर्ण था। ब्रिटिश सरकार ने सामान्य अदालत को दरकिनार करते हुए एक विशेष ट्रिब्यूनल का गठन किया था, जिसने भगत सिंह को अपनी सफाई पेश करने का मौका तक नहीं दिया। भगत सिंह की फांसी के बाद और उससे पहले के घटनाक्रमों को देखते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने अपने अखबार जनता में एक अत्यंत कड़ा संपादकीय लिखा। इस लेख का शीर्षक था महान प्रणाली के 3 भेंट। डॉक्टर अंबेडकर ने इस लेख में ब्रिटिश सरकार की बखिया उधेड़ कर रख दी। उन्होंने लिखा, भगत सिंह और उनके साथियों को दी गई फांसी न्याय नहीं, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद का राजनीतिक खून है। यह जनमत का गला घोंटने की कोशिश है। ब्रिटिश सरकार ने यह फांसी केवल इंग्लैंड के रूढ़िवादी नेताओं को खुश करने के लिए दी है। अगर सरकार सचमुच न्यायप्रिय होती तो वह देश की भावनाओं का सम्मान करते हुए इस सजा को उम्र कैद में बदल सकती थी। अंबेडकर ने तर्क दिया कि यह एक पॉलिटिकल मर्डर है। उन्होंने गांधी इरविन समझौते की भी दबी जुबान में आलोचना की और स्पष्ट किया कि एक विदेशी सरकार अपने अहंकार में अंधी हो चुकी है। अंबेडकर ने वह किया जो एक सच्चा बौद्धिक और पत्रकार कर सकता था। उन्होंने ब्रिटिश न्याय प्रणाली को विश्व पटल पर नंगा कर दिया। अब सवाल यह उठता है कि अगर डॉक्टर अंबेडकर इतना कड़ा विरोध कर रहे थे, तो वे भगत सिंह को फांसी के फंदे से खींचकर वापस क्यों नहीं ला सके? आखिर एक इतने बड़े कानूनविद के हाथ क्यों बंधे थे? आइए इतिहास की उन मजबूत जंजीरों और डॉक्टर अंबेडकर की मजबूरियों को समझते हैं। नंबर 1, सत्ता और कार्यपालिका में कोई पद न होना। आज हम डॉक्टर अंबेडकर को भारत के संविधान निर्माता के रूप में देखते हैं, लेकिन 1931 में परिस्थितियां अलग थीं। उस समय डॉक्टर अंबेडकर न तो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य थे और न ही ब्रिटिश न्यायपालिका में कोई ऐसा पद रखते थे जिससे वे किसी की सजा माफ कर सकें। फांसी की सजा माफ करने का अधिकार केवल ब्रिटिश वायसराय, लॉर्ड इरविन और ब्रिटेन के सम्राट के पास था। डॉक्टर अंबेडकर केवल एक नागरिक, वकील और दलित नेता की हैसियत से ही आवाज उठा सकते थे, जो उन्होंने पूरी ताकत से उठाई। नंबर 2, मुख्यधारा की राजनीति और कांग्रेस का वर्चस्व। उस समय ब्रिटिश सरकार के साथ
राजनीतिक सौदेबाजी करने की ताकत केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और महात्मा गांधी के पास थी। 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हो रहा था। ब्रिटिश सरकार केवल गांधी जी की बात सुन रही थी क्योंकि उनके पीछे एक बड़ा जन आंदोलन था। डॉक्टर अंबेडकर इस सौदेबाजी का हिस्सा नहीं थे। अगर कोई व्यक्ति वायसराय पर राजनीतिक दबाव डालकर फांसी रुकवा सकता था तो वे महात्मा गांधी थे, डॉक्टर अंबेडकर नहीं। अंबेडकर का राजनीतिक दायरा उस समय मुख्य रूप से शोषित समाज के उत्थान तक सीमित था। नंबर 3, ब्रिटिश सरकार का अड़ियल रवैया और भगत सिंह का खतरा। अंग्रेजों की नजर में डॉक्टर अंबेडकर एक ऐसे नेता थे जो कानून के दायरे में रहकर अपने समाज के लिए लड़ रहे थे, जबकि भगत सिंह उनके लिए एक खतरनाक बागी थे। ब्रिटिश साम्राज्य भगत सिंह के विचारों से खौफ खाता था। अंग्रेज किसी भी कीमत पर भगत सिंह को जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे। ऐसे में डॉक्टर अंबेडकर द्वारा दी गई कोई भी कानूनी दलील या अपील ब्रिटिश हुकूमत के बहरे कानों तक पहुंचने वाली नहीं थी, क्योंकि फैसला अदालत का नहीं बल्कि साम्राज्यवादी अहंकार का था। नंबर 4, 2 मोर्चों पर एक साथ लड़ाई। डॉक्टर अंबेडकर एक ही समय में 2 अमानवीय ताकतों से लड़ रहे थे। एक तरफ ब्रिटिश साम्राज्यवाद था तो दूसरी तरफ भारतीय समाज में हजारों सालों से फैला जातिवाद। 1930 से 31 का समय गोलमेज सम्मेलनों का था। डॉक्टर अंबेडकर वहां दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग कर रहे थे। उनका पूरा जीवन, उनका पूरा संघर्ष उन करोड़ों लोगों को बचाने में लगा था जो हर दिन भारत के गांवों में सामाजिक फांसी चढ़ रहे थे। डॉक्टर अंबेडकर की सबसे बड़ी मजबूरी यह थी कि उनके पास न्याय की समझ तो थी, लेकिन उस न्याय को लागू करवाने की राजनीतिक सत्ता नहीं थी। वे अंदर ही अंदर घुट रहे थे कि कैसे एक प्रतिभाशाली युवा जो भारत के भविष्य का एक बेहतरीन खाका खींच सकता था, उसे व्यवस्था की बलि चढ़ाया जा रहा है। जेल की घंटी बजती है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु मुस्कुराते हुए इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए फांसी के फंदे की तरफ बढ़ रहे हैं। तारीख तय थी 24 मार्च, लेकिन अंग्रेजों के मन में इतना डर था कि उन्होंने नियम तोड़कर 23 मार्च 1931 की शाम 7:33 पर ही तीनों क्रांतिकारियों को फांसी दे दी। इनकलाब जिंदाबाद के नारे सदा के लिए भारत की हवाओं में घुल गए। जब यह खबर डॉक्टर अंबेडकर तक पहुंची तो उनके मन में गहरा क्षोभ उत्पन्न हुआ। उन्होंने अपने लेख में साफ लिखा कि इस घटना ने भारत और ब्रिटेन के बीच एक ऐसी खाई खोद दी है जिसे कभी पाटा नहीं जा सकेगा। अंबेडकर ने भगत सिंह की शहादत को व्यर्थ नहीं जाने दिया। उन्होंने उनके विचारों की मशाल को अपने तरीके से संविधान और सामाजिक न्याय के रूप में आगे बढ़ाया। दोनों का रास्ता अलग था। एक का रास्ता इनकलाब और बलिदान का था तो दूसरे का रास्ता कानून, शिक्षा और संविधान का, लेकिन मंजिल एक ही थी, एक स्वतंत्र, समता मूलक और शोषण मुक्त भारत। आज जब हम भगत सिंह को याद करते हैं तो डॉक्टर अंबेडकर की उस पीड़ा को समझना आसान हो जाता है कि क्यों वे इस युवा के जाने से आहत थे। भगत सिंह ने अपने 23 साल के छोटे से जीवन में वह कर दिखाया जो कई पीढ़ियां मिलकर नहीं कर पाती। आइए उनके प्रमुख कार्यों और योगदानों को विस्तार से जानते हैं। नंबर 1, नौजवान। भारत सभा की स्थापना 1926। भगत सिंह ने महसूस किया कि केवल कुछ नेताओं के भाषणों से आजादी नहीं मिलेगी, युवाओं को वैचारिक रूप से तैयार करना होगा। इसलिए उन्होंने मार्च 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं में देशभक्ति की भावना जगाना, सांप्रदायिकता का विरोध करना और एक धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना करना था। नंबर 2, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। 1928 में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और अन्य क्रांतिकारियों ने मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया। इसमें सोशलिस्ट, समाजवादी शब्द भगत सिंह के कहने पर जोड़ा गया था। उनका स्पष्ट मानना था कि सिर्फ गोरे अंग्रेजों को भगाकर काले अंग्रेजों, भारतीय पूंजीपतियों को सत्ता सौंपना आजादी नहीं है। वे चाहते थे कि देश के संसाधनों पर किसानों, मजदूरों और आम जनता का अधिकार हो। नंबर 3,
सैंडर्स वध 1928। जब साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाला लाजपत राय पर क्रूर लाठीचार्ज हुआ और उनकी मृत्यु हो गई तो पूरे देश में निराशा छा गई। इस राष्ट्रीय अपमान का बदला लेने के लिए भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में पुलिस अधिकारी जॉन पी सैंडर्स को गोली मार दी। इस घटना ने पूरे भारत के युवाओं में एक नया जोश भर दिया और अंग्रेजों के मन में खौफ पैदा कर दिया। नंबर 4, सेंट्रल असेंबली में बम फेंकना 8 अप्रैल 1929। यह भगत सिंह के जीवन की सबसे रणनीतिक और क्रांतिकारी घटना थी। ब्रिटिश सरकार पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल ला रही थी, जो भारतीयों के मौलिक अधिकारों और मजदूरों की हड़ताल करने की आजादी को छीनने वाले थे। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में खाली जगह पर 2 बम फेंके। उनका उद्देश्य किसी को मारना नहीं था। उन्होंने पर्चे फेंके जिन पर लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। बम फेंकने के बाद वे भागे नहीं, बल्कि इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए अपनी गिरफ्तारी दी, ताकि वे अदालत को अपना राजनीतिक मंच बना सकें। नंबर 5, अदालत को मंच बनाना और जेल में ऐतिहासिक भूख हड़ताल। जेल में भारतीय और यूरोपीय कैदियों के साथ होने वाले भेदभाव के खिलाफ भगत सिंह और उनके साथियों ने ऐतिहासिक भूख हड़ताल की। यह हड़ताल 116 दिनों तक चली। इस दौरान जतींद्रनाथ दास शहीद हो गए। इस भूख हड़ताल ने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया और हर घर में भगत सिंह का नाम गूंजने लगा। उन्होंने अदालत का उपयोग अपनी विचारधारा को पूरे देश तक पहुंचाने के लिए किया। नंबर 6, एक महान लेखक और विचारक। भगत सिंह एक असाधारण पाठक और लेखक थे। जेल में रहते हुए उन्होंने कई डायरियां और लेख लिखे। उनका सबसे प्रसिद्ध लेख मैं नास्तिक क्यों हूं आज भी तार्किक सोच की सबसे बेहतरीन मिसाल माना जाता है। उन्होंने धर्म के नाम पर फैले अंधविश्वास, सांप्रदायिक दंगों और जातिवाद पर गहरी चोट की। भगत सिंह केवल एक शरीर नहीं, एक विचार थे। डॉक्टर अंबेडकर ने उस समय कहा था कि व्यवस्था ने एक व्यक्ति की जान ली है, लेकिन उसके विचारों को कभी नहीं मार सकती। एक ने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया और दूसरे ने जीवन भर शोषितों के लिए कलम घिसकर भारत को एक ऐसा संविधान दिया जो आज भी लोकतंत्र को जिंदा रखे हुए है। जब जब देश में अधिकारों की बात होगी, अन्याय के खिलाफ आवाज उठेगी, तो भगत सिंह का इंकलाब और डॉक्टर अंबेडकर का संविधान दोनों कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नजर आएंगे। इंकलाब जिंदाबाद का नारा गूंजता है और उसके बाद भारत के संविधान की एक झलक दिखाई देती है। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारे द्वारा बनाया गया यह वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि हम बाबा साहब के इस मिशन को आगे बढ़ाएं, इसके लिए आप हमें आर्थिक मदद कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड पर स्कैन करके आप हमें आर्थिक मदद कर सकते हैं, जिसकी हमें इस समय बहुत ही आवश्यकता है। बाबा साहब और शहीद भगत सिंह पर बनाया गया हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।